सो वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज, जहाँ पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल जो है गेस्ट हैं, प्रतीक जी, जिन्होंने रिसेंटली जो JIIB का पेपर है उसे क्लियर किया है। इससे पहले भी वो ये पेपर दे चुके हैं, तो दो पेपर्स इनके जो है क्लियर हो गए थे। बट टू पेपर्स IND IFS एंड AFM इनका रह गया था। तो दीज टू पेपर्स ही हैज क्लियर्ड राइट नाउ, एंड चारों पेपर्स क्लियर हो गए हैं अब। तो जॉब क्लियर करने का मैं सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, प्रतीक जी। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक टेंशन था सर पे, वो खत्म हो गया। जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि चारों पेपर कब क्लियर होंगे इस तरीके से काफ़ी टेंशन रहता है अगर पहले कुछ हो गया और फिर अभी बच रहा होता है। तो दैट इज़ हाँ, रियली काफी ग्रेट। टेंशन हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो हम स्टार्ट करेंगे। आपके अगर स्कोर्स आपको याद है तो आप अगर बताना चाहो, क्योंकि एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बार ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। तो मेरा INFS में आया 57, और मेरा अकाउंट्स में आया AFM में 60 आउट ओके, ऑफ ओके। 100। बाकी दो पेपर मैंने पहले भी क्लियर किए हुए थे, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से तो बैंकिंग में मेरे 55, ओके, एंड रिटेल वाले पेपर में मेरा 63। ओके, नाइस। आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज IND IFS और ये भी उतना मतलब सिंपल नहीं था, ऑल्दो अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो जाता है, बट उतना भी नॉन इजी। कॉमर्स बैकग्राउंड था, इसके कारण मेरे को काफी मतलब AFM को लेके काफी डर था। तो लेकिन AFM में मेरे को लगता है सबसे कॉन्फिडेंट पेपर मेरा वही गया था। इट इज मतलब रियली सबमिट ग्रेट। करते टाइम, हाँ, सबमिट करते टाइम मन में थोड़ा भी डर नहीं था कि मैं इसमें कुछ फेल हो जाऊंगा कुछ। आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैंने बस एक बार में क्लिक पे सबमिट किया। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी रेयर है, बिकॉज जब भी हम IBF के एग्जाम्स और स्पेशली जैब कैब एग्जाम्स लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता है लास्ट टाइम तक कि ये क्लियर होगा नहीं होगा। मोस्ट बैंकर्स ने ये चीज़ कही है, लास्ट जब तक वो रिजल्ट सामने ना आ जाए वो हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ क्लियर हुआ है या नहीं। तो आपसे मैं स्ट्रैटेजी पूछना चाहूँगा, कौन से सोर्सेज से आपने प्रिपरेशन करी है फॉर IIFS AFM एंड प्रीवियसली भी, क्योंकि कई लोग का PPB एंड RBWM भी अभी क्लियर होना बाकी होगा। तो आप अगर थोड़ा अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हमें बता पाओ, क्या सोर्सेस रहे, क्या स्ट्रैटेजी आपकी आ, रही? मैंने इस बार ही मतलब मेरा क्योंकि रिपीटेड अटेम्प्ट था, तो मैंने INFS के लिए और AFM के लिए मैंने एडुटेक का कोर्स किया हुआ था। और लाइव जो सेशन चले थे यूट्यूब पे, मैंने उनको एकदम फॉलो किया था। इनफैक्ट कुछ काम की वजह से, बैंक के काम की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाता था, तो एक दिन पहले मैंने मतलब एक मैराथन सेशन मेरा खुद का भी चला, 7-8 घंटे का। नॉन स्टॉप मैंने सारे सारे वीडियोस देखे थे, तो उससे काफी हेल्प हुआ। एग्जाम में रिकॉल इजली हो रहा था मेरे को चीजें। इवन AFM में भी जैसे पढ़ा पढ़ा तो मैंने पूरा था, पर एक टाइम पे लगा तो मैं सब भूल चुका हूँ, कुछ भी याद नहीं है मुझे। तो वो जो मॉक सेशन हुआ उससे काफी कॉन्फिडेंस आया, मतलब हुआ कि हाँ इस बार ही हो जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस बता पाएगा। ओके, नाइस। जैसे आपके PPB एंड RBWM भी कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी थी, या फिर बुक से वो ही मैंने करी थी? यूट्यूब पे वीडियो देखे थे। उन उन दो पेपर्स का मैंने प्रिपरेशन मतलब कुछ स्ट्रैटेजी वाइज मैंने किया नहीं था। ओके, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कुछ एडिटर के देखे, कुछ और भी सोर्सेज के वीडियोस, कुछ नोट्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाते हैं, उनको पढ़ के ही दिया था। पर क्या, जब AFM में जब मेरा दो बारी में क्लियर नहीं कर पाया पेपर, तो थोड़ा मन में डाउट था कि कैसे होगा क्लियर, मतलब। और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था अकाउंट्स का, तो काफी मुश्किल था, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे थे। तो फिर मैंने कोर्स खरीदा और मैंने सारे वीडियोस देखे, तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर वहीं से हुए। और कॉन्फिडेंस आया आपके यूट्यूब पे जो लाइव सेशन हुए थे उसके थ्रू। ओके। तो जैसे आपने बैकग्राउंड कहा, तो अगर मैं आपसे पूछूं एजुकेशनल एंड बैंकिंग का बैकग्राउंड, थोड़ा सा आप अगर बता पाओ कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ रहा है। जैसे आप कह रहे हो नॉन कॉमर्स है, तो आप थोड़ा बताना हाँ, चाहो इन मेरा बैंकिंग का। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। ओके। और बैंकिंग कहाँ, मतलब कब आपने बैंक में ज्वाइन किया, कहाँ पर अभी टू प्रेजेंटली थाउजेंड पोस्टेड ट्वेंटी है? टू में ओके, ओके। तो दो हजार पोस्टेड बाईस आप? में ज्वाइन किया, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक 2022 में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब करता था। ओके, ओके। कौन से एरिया में, कहाँ पे, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने? मैं बिहार में हूँ, ओके, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। ओके, ओके, नाइस, नाइस।
तो बीटेक का बैकग्राउंड है, इस पॉइंट पे हम आते हैं, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो भी बैंकर्स है एज वेल एज एस्पिरेंट्स है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ दिमाग में जो है बैठ जाती है कि कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। कई लोग कह भी देते हैं कि यार कॉमर्स का तो बैकग्राउंड नहीं है, टाइम लगेगा, एक एक पेपर कर ले, ऐसे करके। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा दिमाग में चलते रहता है। बट जैसा प्रतीक जी यहाँ पर जो है मैं एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि चलो जो है पिछली बार तो नहीं, बट इस बार जब उन्होंने एएफएम का पेपर दिया, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर तो कोई गलती नहीं होने वाली, मेरा तो ये पेपर तो क्लियर है। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस आया कैसे, और क्या इसके पीछे आपका स्ट्रैटेजी रहा था, अगर आप बताना चाहो, क्या सबसे ज्यादा हेल्पफुल हाँ, रहा? जैसे मेरा एएफएम में सबसे पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट पे काफी वर्क किया था। मतलब वो प्रिपरेशन 2 महीने पहले से मैंने चालू कर दिया था। और मैंने न्यूमेरिकल्स पे काफी फोकस किया था। मैंने देखा पिछले कुछ क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होते हैं, तो स्कोरिंग होते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस वो फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना हो तो आंसर आता है। लेकिन उसमें कुछ भी टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं रहता उसमें। सो मैं न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया, तो मेरे को लगता है कि मेरे टाइम पे भी अभी इस बार 16 या 17 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के न्यूमेरिकल्स थे। तो मैंने मेजर चंक वहीं से स्कोर किया था। इसकी इस कारण से मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि न्यूमेरिकल्स में अगर इस बार गेटिंग आंसर, मतलब उसमें गलत होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो वहां से मैंने उसको क्लियर किया था। तो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग, प्रतीक जी से हम सीख सकते हैं इसको। हमें कई बार डर बैठ जाता है कि एफएम होगा नहीं होगा, हमारा बैकग्राउंड नहीं है। तो उसको उन्होंने स्ट्रेंथ बनाया, अपना न्यूमेरिकल्स को स्ट्रेंथ बनाया, क्योंकि कई लोग वो पार्ट छोड़ देते हैं कि चलो न्यूमेरिकल्स नहीं तो धीरे धीरे आएगा, हम कर लेंगे, तो उसको ही स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल से बनाया। इजी होते हैं। न्यूमेरिकल्स इजी, एंड ऑल्सो जैसा प्रतीक जी बता रहे कि सटीक होते हैं, आंसर आ गया तो मार्क्स आने ही आने हैं, ऐसा कोई मतलब है ही नहीं, कोई और चॉइस ही नहीं है। थियरी में शायद ऊपर नीचे कहीं हो जाए कॉन्सेप्ट का, बट या न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं है, तो इस चीज को आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। एंड दिस इज हाउ एएफएम में कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट वे में उन्होंने जो है ये प्रिपरेशन किया। तो आईआईएफएस का भी मैं पूछना चाहूंगा, पहले नहीं हुआ था तो आपको क्या लगा? क्योंकि कई लोगों ने इस बार शायद पिछले जो कुछ साइकिल्स है वहां पर पहली बार आईआईएफएस दिया होगा, उनका नहीं हुआ होगा, क्या उसके बाद फीलिंग रही कि कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी उस चीज से रिलेटेड? मैंने पहले पिछले अटेम्प्ट के बारे में बताता हूँ, आईएमएस के बारे में। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, यार ये पेपर तो क्लियर हो जाएगा। पर मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, बहुत कम, यानी आई गॉट 23 आउट ऑफ 100। ओके। आई वॉज शॉक कि इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसका कुछ तो करना होगा, एज इन स्ट्रेटेजी बना के चलना होगा। आप रैंडम वे में इसको नहीं ले सकते हैं। तो आईएनएफएस का क्या है कि आपको रिपीटेशन करना होगा, क्योंकि पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो बहुत सारे थ्योरी आपके माइंड में रह नहीं सकते, मतलब आपको, क्योंकि अभी एज अ बैंकर आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, तो और सारी चीजें भी देखनी होती है। सो वो सारी चीजें अपने माइंड में आप बहुत देर तक रख नहीं सकते, उसको रिपीटेशन चाहिए होता है। तो उस रिपीटेशन में और आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं आते हैं। तो वहां से काफी हेल्प मिला। मैंने पिछले ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ अपना भी एक्सपीरियंस था पेपर देने का, और कुछ मैंने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके उस पे, ये एडुटैप के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल थे, तो मैंने उसके थ्रू देखा कि अच्छा ये टॉपिक है, इससे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने उसका हेल्प लिया था, उससे काफी मेरे को फायदा हुआ। ओके नाइस। तो आपने देखा कि कहाँ पर जो है कमी हो रही है, एंड एक स्ट्रैटेजी जो हमेशा ही काम आती है आईआईबीएफ के एग्जाम्स में, स्पेशली कि प्रीवियसली जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो कई बार वो टॉपिक्स, कई बार क्या मोस्टली रिपीट हो जाते हैं, टॉपिक्स तो रिपीट होते ही हैं, क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी जो है प्रतीक जी यहाँ पे बता रहे हैं, पीवाईक्यूज शुड बी योर बेस। ठीक है, प्रिपरेशन में आपको ये देखना है कि पीवाईक्यूज को हम साथ लेकर चले, एंड उसके साथ हमारा जो है प्रॉपर अच्छा स्कोर जो है आ जाता है इन दिस एग्जाम। तो आपने जैसे दो चीज़ें कही, एक तो ये कहा कि जो मेरा प्रिपरेशन था इसके साथ में काफ़ी चीज़ें और करनी थी मुझे, एंड साथ के साथ पीवाईक्यूज का जिसके बारे में आपने डिस्क्राइब कर दिया, तो कैसे आपने बैलेंस किया सारी चीज़ों को कि पहले प्रिपरेशन भी करना है, बैंक में आप जॉब भी कर रहे हैं, एंड फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डेफिनेटली होते हैं सभी के ऊपर, तो इन चीज़ों के बीच का बैलेंस कैसे किया? क्या कोई था आपके साथ, कोई ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प कर रहा हो, या फिर समवन टू मोटिवेट यू?
आप बता सकते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उन्होंने काफी हेल्प करा था मेरे को, मतलब फोकस रहने में। एज इन सब कुछ टाइम पे मतलब वो अपना मैनेज कर लेती थी। मैं ऑफिस से आता था, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा घर के थोड़े बहुत जो भी काम है, उसके बाद डिनर किया, और उसके बाद रात के 10 बजे से थोड़ा स्टडी में मैं लग जाता, तो उसके बाद 10 से काफी टाइम, 2-3 घंटे मैं रोज का दे पाता था। तो वो मेरे को काफी हेल्प किया कि कंसिस्टेंसी रही, मतलब आखिरी 15-20 दिन में कंसिस्टेंट एफर्ट रहा। तो ओके। वो मेरे को पे ऑफ किया काफी। नाइस नाइस। सो इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इन्होंने जो है एक टाइम टेबल फॉलो किया, एंड साथ में ऑफ कोर्स इनके आपके वाइफ का भी काफ़ी सपोर्ट रहा था इस काफी रहा। पर्टिकुलर चीज़ में। तो आधा श्रेय उनको भी जाता है इस चीज़ में, आई कैन से, जो डेफिनेटली। आपकी सक्सेस है। राइट। तो चलिए, इस तरीके से आपका अच्छे से बैलेंस हो गया सारा कुछ। बट स्पेसिफिकली कई बार हमारे प्रिपरेशन में कुछ चैलेंजेस रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ रहती है कि यार ये तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है, रोड ब्लॉक लग रहा है मेरे प्रिपरेशन में एंड क्लियर करने में। ऐसा कुछ आपको अपने जर्नी में भी लगा, उसके बारे में अगर आप बताना चाहो, और कैसे उसको आपने ओवरकम किया, इससे रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहो। लगता था कई बार, जैसे ऑफिस से आते तो ऑफिस का टेंशन एक होता था, तो उसके साथ करना कई बार मतलब एनर्जी लेवल डाउन होता था। लगता था नहीं होता, चलो नेक्स्ट टाइम, जैसे चलो इस बार एक पेपर क्लियर करते हैं, नेक्स्ट टाइम एक पेपर क्लियर करते हैं, ये भी माइंड में आता था। फिर मैंने सोचा नहीं, देना है, फुल एफर्ट देना है, क्योंकि जेईबी के बाद भी सीआईबी का भी एग्जाम होना है हमारा। तो मैंने सोचा नहीं, दिस इज द अटेम्प्ट, मैं इसमें लूंगा। और थोड़ा मोटिवेशन आया उससे काफी, तो वो काफी हेल्प करा था उसने। कि नाइस। तो मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा, क्या इंक्रीमेंट भी आपके लिए एक मोटिवेशन था? अब तो हाँ, सबके लिए वो तो रहता है। सबसे बड़ा इंक्रीमेंट है। वो तो हाँ, सबसे आपके बड़ा लिए भी एक इंक्रीमेंट है। मोटिवेशन था। हाँ, बहुत बड़ा मोटिवेशन था। ग्रेट। नाइस। तो ये सब कुछ जो है प्रतीक जी, हमें जिस तरीके से सारा अपना जर्नी से रिलेटेड कैसे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट उनके साथ रहा, चैलेंजेस, ये चीज़ तो सबके साथ ही रहती है जब हम काम कर रहे हैं, फिर वापस आके वहाँ की चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कैरी होती हैं ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम की। ऑफिस में ये सब हुआ, फिर घर पे अगर कुछ जो है सही नहीं अगर हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ सही करनी है, तो वो सब हमारे दिमाग में चलते रहता है। बट फिर भी उसको साइड में रख के फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट के साथ हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो प्रतीक जी ने बताया वो है, ये है कि कंसिस्टेंटली इस चीज़ को उन्होंने किया। राइट। तो अगर आप बताना चाहो कि आप कोई इस जर्नी में आपके कोई फेवरेट्स थे जिन्होंने आपको काफ़ी हेल्प किया अपने प्रिपरेशन में, कोई टीचर्स या फिर ऐसा कोई मेंटोर आपका साथ में रहा हो? हम मेरे 2 पेपर थे, और एक सेशन आपने लिया था, एक पेपर अर्चना मैम ने लिया था। तो मेरे को काफी, मैंने मेल पे भी बोला था कि काफी मतलब बहुत, मतलब एक लगा कि टेंशन खत्म हो गया। तो मैं डेफिनेटली आप लोग को भी थैंक यू बोलूंगा, दोनों टीचर्स को, दोनों मेंटर्स को भी थैंक यू बोलूंगा। इट इज़ रियली ग्रेट जब हम थोड़ा बहुत भी हेल्प कर पाते हैं। ऑब्वियसली सारी प्रिपरेशन एंड डेडिकेशन तो आपकी रहती है, हम तो थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं, बट या इट फील्स रियली रियली गुड टू सी डेडिकेटेड पीपल लाइक यू। आपसे बात करके भी काफ़ी एक डेडिकेशन वाली वाइब आ रही है कि हाँ, बहुत डेडिकेटेड तरीके से अच्छे से आपने जो है प्रिपेयर किया है इस पर्टिकुलर पेपर थैंक यू के लिए। सर। तो इट वाज रियली ग्रेट टू टॉक टू यू। एंड फाइनली अगर आप कुछ जो है मैसेज देना चाहे, कुछ फाइनल टिप्स देना चाहे टू ऑल द एस्पिरेंट्स बैंकर्स जो आगे प्रिपेयर करेंगे इस एग्जाम के लिए, तो आप क्या बताना चाहोगे उनको, प्रतीक जी? देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि बैंकर्स को जेआईबी के पेपर से एक इंक्रीमेंट मिलता है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। सेकेंडली, फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं करते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, क्योंकि एज इन उसमें कुछ ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। बस हल्का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूला तो याद रखो, और जस्ट पुट इन द वैल्यू, विल गेट द आंसर। तो उसके आगे कुछ सोचना नहीं है। कंसिस्टेंट एफर्ट रखिए। जेईबी बहुत इजी पेपर है, उसको बिना मतलब का उसको बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। नॉर्मल पेपर है, कंसिस्टेंट एफर्ट से क्लियर हो ही जाता है। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक जी। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी सुलझे हुए एंड प्रॉपर जो है अब लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये वाइब्स बाकी जो हमारे बैंकर्स एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी पहुंची होगी, एंड आपसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन।
कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, एंड साथ के साथ कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन JIIB, एंड ऑल द बेस्ट फॉर CIIB। आई होप हम वहाँ पर थैंक भी साथ जर्नी करेंगे, राइट? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे सर। तो थैंक यू सो मच प्रतीक जी। थैंक यू सर।